Our next topic is spherical mirrors. Spherical mirrors. Spherical mirrors are the part of the sphere. Spherical mirrors basically part of the sphere. Means जैसे कि स्फेरिकल बॉडी है लाइक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल में से हम यहाँ से एक हिस्सा कट कर देते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा हमने कट कर दिया, तो ये जो पार्ट बनेगा, ये दिस पार्ट, ये जो पार्ट होगा ये एक्चुअल में स्फीयर का ही तो पार्ट है, क्योंकि अगर इसको हम फिर दोबारा से वो हटाई हुई फुटबॉल को जो हमने यहाँ से हिस्सा काट दिया है उसको जोड़ दें तो दोबारा से क्या बन जाएगा, अगेन स्फीयर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर, ये जो कर्व वाला मिरर हमें दिख रहा है, इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स are of two types. Number one, concave and convex mirror. कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हम एक चम्मच को देखते हैं, चम्मच का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो ये अंदर वाला है, पीछे से पॉलिश है, ऐसे यहाँ पर पॉलिश है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ को है, तो इस टाइम हम इसको नाम दे सकते हैं कॉन्केव मिरर, अगर अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे पॉलिश है। और अगर हम चम्मच को ऐसे उल्टा करके देखें, यहाँ पॉलिश कर दें, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने जो चम्मच का हिस्सा है वो हमने ये वाले हिस्से की बात की, ये चम्मच का पार्ट है, ठीक है, जैसे ये चम्मच होगी ना, ये ऐसी चम्मच हो गई, तो ये चम्मच की वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर्स में जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, कॉन्केव मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। जो रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है वो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है, जैसे चम्मच में जो अंदर को वाला पार्ट मुड़ा हुआ ना, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मुड़े हुए, अंदर की तरफ मुड़े हुए पार्ट में होगा। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ होगा। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हमने फर्दर स्टडी करनी है। अच्छा, हम इसको दो तरीके से हम इसको पहचानते हैं, एक तो मैकेनिकल वे में, एक ऑप्टिकल वे में। अगर मैकेनिकल वे का मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक दो मिरर पकड़ा दिए गए, एक कॉन्केव इसमें से कॉन्वेक्स है, तो उसमें हमें हाथ लगा के पहचानना है, आंखें बंद करके पहचानना है। तो हम ऐसे आंखें बंद करके हाथ घुमाएंगे उसमें, अगर चिकना वाला सरफेस, जो स्मूथ सरफेस है, अंदर की तरफ को होगा तो कॉन्केव होगा, और अगर वो जो स्मूथ सरफेस है अगर वो बाहर की तरफ को होगा तो वो कॉन्वेक्स है। अगर ये स्मूथ होगा ये थोड़ा सा रफ होगा क्योंकि पीछे पॉलिश है, और अगर ये स्मूथ होगा तो ये रफ होगा क्योंकि अंदर पॉलिश है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्केव और कौन सा कॉन्वेक्स। ये हमारा मैकेनिकल वे हो गया। ऑप्टिकल वे में हमें कुछ पहले टर्म्स को समझना पड़ेगा। ये कॉन्केव मिरर हमने यूज़ किया, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्केव मिरर। ये पीछे पॉलिश कर दी, पीछे एक पॉलिश्ड सरफेस है, और दिस इज ए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ की तरफ को है, अंदर की तरफ को, और इसमें पॉलिश कहाँ को है, बाहर की तरफ को। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हेयर है, अंदर की तरफ को है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड्स है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश्ड सरफेस। कॉन्केव मिरर में कुछ टर्म्स हमने पढ़नी है। जैसे हमने कॉन्केव मिरर बनाया, ये कॉन्केव मिरर है। एक्चुअल में ये हमने बोला कि ये जो हम बना रहे हैं ना, जैसे हमने बोला कि इसमें हमने स्फीयर को ऐसे ही हिस्सा काट दिया था, ये वाला हिस्सा काट दिया था,
तो देखो फुटबॉल लगभग कुछ ऐसे होगी, दिस इज़ द फुटबॉल, ये फुटबॉल है ऐसे, और हमने ये वाला हिस्सा यहाँ से काट दिया तो ये हिस्सा बचा हमारे पास। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। तो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना, ये जो लाइन बना रहे हैं, ये हमें योरी लाइन दिख रही है, इसका कॉर्नर वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस, ये वाला फेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है जो ऐसे रखा हुआ है। तो जो भी लाइट आएगी वो यहाँ सरफेस पे टकराएगी। लाइन का कोई मतलब नहीं है, लाइन तो हमने ये जो हमारी जो लाइन दिख रही है ना, इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हम ये 3D फेस को बना नहीं सकते। ये जब हमने यहाँ से इसको फुटबॉल को ऐसे काट दिया तो ये ऐसे है। तो यहाँ पर जो लाइट टकराएगी इस वाले फेस पे आके टकराएगी, लाइन पे नहीं टकराती लाइट। तो इसमें से ये अंदर फेस है और पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, ये यहाँ पर पीछे की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है, अंदर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो इसका है, देखो इसमें एक पॉइंट होता है जो हमने अभी फुटबॉल का फेस काट दिया है, जो बचा हुआ उसका फेस है, एक पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है। मतलब जैसे ये हमने रखा था तो यहाँ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, दिस इज़ अ पॉइंट। और ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, इसको बोलते हैं पोल। और एक्चुअल में ये मिरर का पार्ट होता है, मीन्स मिरर के ऊपर लाई करता है, पोल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, P स्टैंड्स फॉर पोल, और पोल इज अ पार्ट ऑफ द मिरर, पार्ट ऑफ द मिरर, पोल इज अ पार्ट ऑफ द मिरर। जैसे हम इसको अगर स्फेरिकल बॉडी में लेके कन्वर्ट करते हैं, तो ये अगर इसमें स्फेरिकल बॉडी ऐसे बनती है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, ये उसका सेंटर है। तो ये जो सेंटर है ये स्फीयर का सेंटर था, लेकिन जब हम मिरर की बात करते हैं तो इस सी को हम सेंटर के साथ एक एडजेक्टिव और जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है झुकाव, मुड़ाव। ये कर्वेचर है। अभी ये जो सी है वो यहाँ पर है, अगर हम इसका कर्वेचर इतना कर दें तो छोटा सा स्फीयर बनेगा और इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। बड़ा कर देंगे ऐसे, इसका सेंटर ऐसे बड़ा बनेगा और इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। मीन्स जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मिरर के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। कर्वेचर छोटा, सी पास आ गया, कर्वेचर बड़ा, सी दूर चले गया, तो इसलिए इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज़ नॉट a part of the mirror, it lies in the front of a reflecting surface. In case of concave mirror, concave mirror के केस में where does it lie? It lies in the front of a concave mirror. ये एक फुटबॉल थी, इसमें हमने ऐसे बीच में छेद किया और ऐसे कोई लकड़ी डाल दी तो फुटबॉल ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। हम इसमें ऐसे लकड़ी डालेंगे तो फुटबॉल ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे डालेंगे तो फुटबॉल ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। कोई भी उसका एक्सिस बना के उसके अराउंड हम फुटबॉल को घुमा रहे हैं। मतलब एक्सिस ये भी हो सकता है, अगर हम इसको एक्सिस को ऐसे बोलते हैं तो फुटबॉल ऐसे घूमेगी, ऐसे। एक्सिस को ऐसे बनाना चाहो तो ये फुटबॉल ऐसे घूमना चालू कर देगी इसके अराउंड, और अगर एक्सिस को ऐसे बनाना चाहो तो फुटबॉल इसके अराउंड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, फुटबॉल हमने लिया, इसमें से ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, बट ये वाला जो एक्सिस है इसकी एक स्पेशलिटी है कि इट पासिस थ्रू सी एज वेल एज पी। ये सी से भी पास होता है और पी से भी पास होता है, इसलिए इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोल रहे हैं जिसको, और ये जो पी है जिसको हम पोल बोल रहे हैं, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक पॉइंट होता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, F is called फोकस। फोकस को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। फोकस कॉनकेव मिरर के केस में डेफिनेशन डिफरेंट है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस की डेफिनेशन डिफरेंट है। और ये जो फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल f, और दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। F स्टैंड्स फॉर
फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड R, और R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसको हम कर्वेचर वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर कर्वेचर ऐसे होगा, इतना कर्वेचर होगा, तो इसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, और छोटा कर दो इसको, कर्वेचर को कम कर दो तो रेडियस छोटा सा हो जाएगा। इसलिए इसके सामने हमने एक वर्ड और लगा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का रेडियस मतलब कर्वेचर पे डिपेंड करता है रेडियस। अब इसमें हमें फोकस की स्टडी करनी है, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जब लाइट रेस किसी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो किस डायरेक्शन से आएगी, तो किस डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर को स्टडी करते हैं। कॉन्केव मिरर के केस में पहले हमने कॉन्केव मिरर बनाया, पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, अगर पीछे पॉलिश सरफेस है तो फ्रंट में कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया इसका, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है देन व्हाट हैपेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एक रे आई, it is coming parallel to principal axis। तो हमें अभी हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले वहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम नॉर्मल को कैसे डिसाइड करें, इसके लिए हम थोड़ा सा एक 10th क्लास के मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट आया था, जैसे कि मेरे ख्याल से 9th में आ गया था। ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यस यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, बिकॉज अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और ये हो गया पॉइंट। तो जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट आके मिलते हैं उस पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90। और बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर। तो किसी भी पॉइंट से जब तुम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर C से पास होगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर C से पास, इस पे C से पास। सर्कल में किसी भी पॉइंट पर सर्कमफेरेंस के में, सर्कल के सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, वो हमेशा सेंटर से ही पास होता है। तो सबसे बड़ी इफेक्ट हमारे पास ये है कि जैसे हमने बोला कि अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखें तो फाइनली एक स्फीयर होगा, और ये अगर स्फीयर होगा तो ये उसका सेंटर है। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा, 90 डिग्री का जो एंगल जो हमने बनाना पड़ेगा, वो कहाँ से पास होगा, C से। और ये 90 डिग्री का जो एंगल कोई रे जो बनाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाने का मेथड समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी लोकेशन पे अगर हमें, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल एंगल बनाना है, नॉर्मल रे बनानी है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो ऑलवेज उसको कहाँ से पास कराएंगे, हम C से पास कराएंगे। C मीन्स सेंटर। तो कोई ये सेंटर ही तो है ना सर्कल का, तो इसको हम हटा देते हैं, इसके में ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। अब ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से पास हो जाएगी। फिर हमने एक रे और बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसका भी हमने क्या किया, नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बनाने का तरीका तुम्हें सबको मालूम है, अब ये सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है इज अगेन पासिंग थ्रू फोकस। तो रे ऑलवेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी, ऑलवेज फोकस से पास होती है। ठीक है। सेकेंड केस, इसको हम लिख लेते हैं, इफ अ रे, if the rays are parallel to principal axis
then all the reflected rays pass through focus। सब रेज कहाँ से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। नंबर 2, फिर दोबारा से कॉनकेव मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सी एफ। एक रे आई और वो सी से पास हो रही है, ऐसे आ रही है, सी से पास होती जा रही है, रिफ्लेक्ट जहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर हम यहाँ पर इस लोकेशन पे इसका 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहें तो हमें तो पता है वो सी से पास होता है, तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल बनेगा दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर दोबारा से 0, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी। इट मीन्स जब भी लाइट सी से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। व्हेन a ray of light passes through C, it retraces its original path, वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है, हम कहीं भी रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेंट नहीं कर रहे हैं, हर जगह हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आता है, अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होती है? नाउ इट पासेस थ्रू फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सी एफ। एक रे आई और यहां से पास हुई, कहां से? फोकस। दिस इज फोकस। और जब ये फोकस से पास होगी तो इसका हमने नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल की कंडीशन क्या है? वो सी से पास होगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जितना एंगल ये होगा उतनी एंगल से हम रिफ्लेक्टेड रे को भेजेंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हेन अ रे passes through F, it reflects back parallel to principal axis। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक रे किसी पोल पे आके इंसिडेंट होती है, पोल मीन्स मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, पोल। अगर एक रे आई और सीधा पोल पे आके इंसिडेंट हो गई, ये इसका सी है, तो दिस इज द नॉर्मल, सी से पास हो गया नॉर्मल इस पॉइंट पे, ये सी से पास हो गया, तो आई और दिस इज आर। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के उसको वापस भेज देते हैं। तो ये हमारी रे डायग्राम्स हैं फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या कुछ डिफरेंट होता है? नो, सेम हमने डायग्राम्स ड्रॉ करने, लेकिन थोड़े रेज में हमें थोड़ी इसको समझना है थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट है कि अगर एक रे, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिश सरफेस इसका यहाँ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को मुड़ा हुआ है। ये इसका पोल है, पोल, दिस इज अ पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे आती है और ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो अगर इसको हम एक स्फीयर में कंप्लीट करेंगे तो इसका स्फीयर यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो सी है वो यहाँ लाई करेगा, इधर, उधर तो नहीं है सर्कल, इधर ही सर्कल है, तो इधर स्फीयर है तो इधर इसका सी लाई करेगा, और इसके यहाँ पर इसका क्या आएगा? पॉइंट फोकस, सी एंड एफ। तो ये रिफ्लेक्ट होगी, और हमें पता, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होना है? फोकस से। लेकिन ये तो ऐसे चलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चलेगी। और ये जो रे आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चलेगी। रूल हमने वही अप्लाई करना है। इस पॉइंट पे अगर इसका नॉर्मल बनाएंगे तो हमें कहाँ से पास होना चाहिए नॉर्मल? सी से। तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और यहाँ पर जब ये रे आएगी तो इसका भी नॉर्मल सी से पास होना चाहिए, ये सी से पास हुआ, ये इसका नॉर्मल है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जब रे गई तो ये तो स्प्रेड हो गई, ये तो फैल गई, तो इनका मीटिंग के चांस तो है नहीं, तो मीटिंग के चांस नहीं है। लेकिन हमने इसको क्या किया, पीछे जब मिरर के पीछे की तरफ को बैक करके देखा तो हमने देखा ये कहाँ से पास हो रही हैं, फ्रॉम फोकस, कैसे, ठीक है। तो वो वही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल होगी तो इट पासेस थ्रू फोकस। नंबर टू, हाँ, हियर इज अ मिरर, अगेन कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 2 हमने रे डायग्राम लिया था, अगर एक रे कहाँ से पास होती है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इसका सर्कल आएगा तो यहाँ इसका कहीं सेंटर होगा और यहाँ इसका फोकस होगा, फोकस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पर एक क्या किया, यहाँ पर एक पत्थर लिया और पत्थर का जो निशाना है वो इस तरीके से लिया कि उसको हम ऐसे मारेंगे तो जाके वो सी पे लगेगा, तो वो ऐसे गया होगा कुछ और आगे जाता तो कहाँ लगता, जाके ये सी को हिट करता, यहाँ जाके सी को हिट करता। तो ये इसका ये इंसिडेंट वाली रे आ गई और इस पेंट पे जब नॉर्मल बनाते तो वो सी से पास करते तो दोनों का एंगल, ये डायरेक्शन सेम है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। तो जब ये रे आई यहाँ टकराई तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्शन भी कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, रिफ्लेक्टेड रे अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लिया। नंबर 3, अगर एक रे ऑफ लाइट आई और फिर वही कॉन्वेक्स मिरर अगेन हमने बनाया और इस कॉन्वेक्स मिरर में ये इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और हियर इज एफ। अब हमने जो पत्थर का जो निशाना वो इस तरीके से मारा कि वो जाके कहाँ पर हिट करेगा, फोकस पे हिट करेगा, ऐसे मारा और ये इसने हिट किया फोकस को जाके आगे। तो हमने इसका नॉर्मल बनाया, इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास होगा, सी से, ये इसका नॉर्मल आ गया, ये इसका नॉर्मल है, ये रे आई, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाप के इसको वापस भेज दिया, ये मतलब वापस चले गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे वापस जा रही है ये फोकस से पास होना था इसको, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चले गई, प्रिंसिपल फोकस से चले गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पे जाके इंसिडेंट होती है तो पोल पे जाके इंसिडेंट जब होगी सी एफ, तो ये रे आई और पोल पे इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब इसका हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये सी के साथ लाएंगे तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो सेम जो सिचुएशंस हैं वो कॉन्केव मिरर के साथ जो होती हैं वही होंगी, लेकिन हमने दोनों के लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए कैसे कैसे रेज जो ट्रेवल करती हैं उनको हमने बना के देखा, ठीक है। अब इससे कुछ हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। देखो अभी हमने कॉन्केव मिरर में की केस में फोकस को डिफाइन नहीं किया है, फोकस कॉन्केव मिरर की जो हमने जो डिफरेंसेस लिखे थे उसमें इसको लिख लेना साथ में। कॉन्केव मिरर के केस में ये कॉन्केव मिरर था, ये फोकस था और ये लाइट रे ऐसी पैरेलल आई थी और ये फोकस से पास हो गई, ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये फोकस के पास हो गई, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। पीछे इसमें पॉलिश्ड सरफेस है। तो देखो ये जो फोकस है कौन सा पॉइंट है, फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर is a point on the principal axis। फोकस एक्चुअल में एक पॉइंट होता है जो कहाँ लाई करता है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज है, जितनी भी जो रेज है वो जब इसमें आके सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो सब कहाँ से पास होती हैं, फोकस। Focus is a focus of a concave mirror. Concave mirror is a point on the principal axis from where all the reflected rays are passed। उस पॉइंट से सारी की सारी रेज रिफ्लेक्टेड रेज पास होती हैं। और फोकस लाइज इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकस लाइज
इन द फ्रंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या फोकस की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है? यस। तो फोकस कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये इसका पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई और ये ऐसे चले गई, बैक करके देखा तो इस पॉइंट से पास हो रही थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वापस चले गई, बैक करके देखा तो यहाँ से पास हो रही थी। तो दिस इज द फोकस। क्या फोकस में जैसे अभी हमने देखा कि कॉन्केव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो फोकस से पास हो रही थी, लेकिन यहाँ तो पास होने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि तो फैल गई। लेकिन ये हमें पीछे जब हमने इनको किया तो ये ऐसा अपीयर हुआ कि जैसे इस पॉइंट से पास हो रही होंगी, और जिस पॉइंट से वो रेज हमें रिफ्लेक्टेड रेज हमें पास होती हुई अपीयर होती हैं वही पॉइंट क्या होता है? फोकस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस इज अ पॉइंट from where all the reflected rays are appeared to pass, or it lies behind the reflecting surface. और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहाँ लाई करता है? पीछे लाई करता है। ठीक है, ये हमारा फोकस की डेफिनेशन होगी दोनों केस में। तो हमने रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज को डिफाइन किया था। तो हमने बोला था कि रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल में मीट करती हैं, और जबकि वर्चुअल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, बट दे अपीयर टू मीट, लेकिन वो मीट होती हुई हमें अपीयर होती हैं। तो वहाँ पर कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। जैसे अभी हमने देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाया था, ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम और ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस से पास हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुई, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको बैक करके देखा, इसको बैक करके देखा, तो हमें यहाँ पर ये एक्चुअल में, यहाँ पर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल इमेज। और यहाँ पर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, बट आर अपीयरिंग टू मीट, जैसे आपस में मिलती हुई हमें लग रही हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, थैंक यू। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।